नमस्ते। तो आज हम लोग अपने करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ को देखेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं आज हम लोग किस किस न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला न्यूज़ है वैक्सीन प्रोडक्शन को लेके सेंटर का क्या स्ट्रेटजी है और उन्होंने कोर्ट में क्या रिप्लाई दिया है, उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री किस गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में जो कि अभी रिसेंट में गवर्नमेंट ने 5 kg 2 मंथ के लिए गरीबों को अनाज मुफ्त में देने का अनाउंस किया है, उसके बारे में देखेंगे वो स्कीम क्या है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सब बस पॉलिटिकल न्यूज़ है और स्टेट स्पेसिफिक है, तो जो कि स्टेट पीसीएस के लिए आपको कम कर सकता है और कुछ केस स्टडी आप देख सकते हैं। उसके बाद सीधा आते हैं हम लोग एडिटोरियल पेज पर देखेंगे। एडिटोरियल पेज पे अभी हाल ही में लास्ट वीडियो में हमने देखा किस तरह वैक्सीन के पेटेंट वेवर को लेके अमेरिका ने अपनी सहमति दिखाई थी, तो उसका क्या इम्पैक्ट है और उसके साथ साथ और क्या करना चाहिए अभी अमेरिका को, तो उसके बारे में इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर अभी हाल रिसेंट में इजराइल पैलेस्टाइन के बीच में जेरूसलम में जो क्लैश हुआ है उसके बारे में जानेंगे, वो कि 2 स्टेट सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वेस्ट एशिया का वो पार्ट इजराइल और पैलेस्टाइन वाला यूपीएससी या डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन का फेवरेट टॉपिक होता है। उसके बाद इस आर्टिकल में हम लोग यहाँ थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरह डिजिटल वर्ल्ड ने इनइक्वलिटी को बढ़ाने का काम किया है और किस तरह डिजिटली हर चीज़ हो जाने की वजह से अभी वैक्सीन से लेके जितने भी प्रोग्राम, ऑनलाइन एजुकेशन, हेल्थ, हर चीज़ अभी डिजिटल हो रहा है, तो उससे अभी इनइक्वलिटी बढ़ रही है और वल्नरेबल सेक्शन को क्या प्रॉब्लम और चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं उसको देखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर वैक्सीन क्रंच को किस तरह फिक्स किया जाएगा उससे रिलेटेड यहाँ एक सॉल्यूशन है, स्पेसिफिक आर्टिकल है, उसको देखेंगे। फिर यहाँ पे नेशनल हेल्थ सर्विस यूके के एक हेल्थ सर्विस को, ब्रिटिश हेल्थ सर्विस को इंडियन हेल्थ सर्विस से यहाँ पर कंपेयर किया गया और किस तरह वो हम यहाँ के अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में उससे सीख लेते हुए सुधार कर सकते हैं, उसको देखते हैं। उसके बाद यहाँ हम अभी फिर से अभी जैसा कि कल के न्यूज़ में हमने डिस्कस किया, असम में नए चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने अभी ओथ लिया, तो अभी एनआरसी फिर से न्यूज़ में आ गया है। वो उनका कहना है कि 10 to 20% एनआरसी वेरिफिकेशन की अभी नीड है। उसके बाद हम लोग आगे और 1-2 आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे जो कि इकोनॉमी और आईआर से रिलेटेड है, जिसमें कि यहाँ पर अभी जैसा एडिटोरियल में हम लोग बात कर रहे थे क्लैश की, तो ये 300 पैलेस्टाइन हर्ट्स इन जेरूसलम होली साइट क्लैश, इसको देखेंगे। और उसके बाद फिर तो आइए हम लोग अपने आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वैक्सीन प्रोडक्शन इज़ बीइंग ग्रेजुअली रैम्प्ड। तो यहाँ पे किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने स्ट्रेटजी को यहाँ पर कोर्ट में बताया है कि गवर्नमेंट से क्या 100% एडवांस 1732 करोड़ वाज रिलीज टू सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फॉर 11 करोड़ डोजेज ऑफ कोविशील्ड एंड इन मई जून जुलाई एडिशनली 100% एडवांस ऑफ 787 करोड़ वर रिलीज टू भारत बायोटेक। जैसा कि आपको पता होगा अभी इंडिया में फिलहाल 2 वैक्सीन दी जा रही है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई जाती है, कोवैक्सीन भारत बायोटेक के द्वारा। अभी थर्ड एक और रशियन वैक्सीन स्पुतनिक को इमरजेंसी अलाउ किया गया है। तो अभी फ़िलहाल इन दोनों को भारत सरकार ने एडवांस में रुपये पे कर दिया है, उन्होंने ये बताया। लेकिन इस पर बहुत सारे एक्सपर्ट अभी सवाल उठा रहे हैं कि अभी रातों रात कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्शन डबल या ट्रिपल या बहुत ज़्यादा डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ा सकती है। इसके लिए अभी 2-3 महीने पहले गवर्नमेंट को इन्हें एडवांस में मनी पे या ऑर्डर देना चाहिए था, जो कि एक पॉलिसी लैप्स का रीजन और अभी देश में फ़िलहाल वैक्सीन क्राइसिस का एक रीजन सामने आ रहा है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सेंटर ने जस्टिफाई किया है अपने वैक्सीन स्ट्रेटजी को सुप्रीम कोर्ट में। उसी तरह यहाँ पे अभी सेंटर का कहना है कि अभी स्टेट के पास 1 करोड़ के आसपास डोज अवेलेबल है। उसके बाद अभी और भी स्टेट को दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ देखते हैं हम लोग 1 लाख टन ऑफ ग्रेन गिवन अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अभी लास्ट 203 करोड़ लोग को अलॉट कर दिया गया है लास्ट 10 डेज में, जिसमें कि 40 लाख टन करोड़ का टारगेट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। मई में
उसके आज पता है कि आज 11th में है, तो लास्ट 10 डेज में 1 लाख टन हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड सो फार। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि टोटल इसमें 80 करोड़ बेनिफिशरी हैं इस स्कीम के तहत, जिसमें मोर देन 2 करोड़ लोगों ने इसका बेनिफिट ले लिया है। इसमें क्या है, 5 kg ऑफ फ्री राइस एंड वीट इंक्लूड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसमें मेन इम्प्लीमेंटिंग बॉडी FCI है, जिसके थ्रू ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है हर जगह। तो इस बार इसमें ये बताया गया है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में माइग्रेंट्स लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है, क्योंकि नेशनल लॉकडाउन नहीं लगा है और लोग अपने राशन कार्ड्स को एक जगह से दूसरी जगह आप पोर्ट करवा सकते हैं। तो इस तरह हमने 2 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देखा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉर्मल अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से वो इम्पोर्टेंट। अभी हम लोग आप देखते हैं यहाँ अपना नेक्स्ट आर्टिकल, वैक्सीन स्क्रीमेसिस को लेके। इसमें क्या कहा गया है, एक्चुअली इसमें वही IPR वेवर विल नॉट ब्रिंग इमीडिएट बेनिफिट्स, द एफर्ट मस्ट बी टू शेयर द स्टॉक पाइल्स। इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि अभी इमीडिएटली जो वैक्सीन वेवर पेटेंट वेवर के लिए US ने अनाउंस किया है, तो वो इमीडिएट उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसका बेनिफिट होते होते 4 से 5 महीने का टाइम लग जाएगा, क्योंकि उसमें WTO में पहले कंसेंसस बनाया जाएगा, फिर उसके बाद कंपनी से बात की जाएगी, फिर उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन किया जाएगा, फिर साइंटिफिक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा। तो वो एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन अभी जो कंट्री सेकेंड वेव लाइक इंडिया अभी सेकेंड वेव से अपने आप को सेकेंड वेव में बहुत स्ट्रगल कर रही है, तो उसके लिए इमीडिएट बेनिफिट के लिए जो डिफरेंट कंट्री जिन्हें जो अपने नीड से ज़्यादा वैक्सीन को जिन्होंने स्टॉक फाइल कर रखा है, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो इस तरह US ने जैसे उन्हें जितनी वैक्सीन की जरूरत है उससे कहीं ज़्यादा उनके पास स्टॉक में पड़ा हुआ है। तो इसमें वही कहा गया है कि इमीडिएटली बेनिफिट के लिए उसे बाकी कंट्रीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, जिससे कि हम लोग जल्द से जल्द इस ट्रेजेडी से बाहर निकल सके। तो इसमें तो हम लोगों ने इसमें देखा कि क्या बेनिफिट है पेटेंट वेवर के, और किस तरह इसमें अभी इमीडिएट बेनिफिट में टाइम लगेगा, और किस तरह अभी अन्य मेजर कदम लेने चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं इजराइल और पैलेस्टीन रिलेशन पर। तो इसके लिए हम लोग आइए सबसे पहले इजराइल पैलेस्टीन के को मैप पर देख लेते हैं। तो किसी भी तो जैसा कि आप लोग यहाँ मैप में देख पा रहे होंगे कि यहाँ इजिप्ट है, फिर ये अरेबियन पेनिनसुला है जिसमें कि सऊदी अरेबिया, और यहाँ उसके ऊपर ये जॉर्डन, सीरिया, और ये मेडिटेरेनियन सी आप लोग देख पा रहे होंगे, और ये रेड सी। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा कंट्री इजराइल दिख रहा होगा। इसी के बगल में यहाँ ऊपर पैलेस्टीन है। तो जो कि अभी इजराइल की अपने आप को इसका वेस्टर्न पार्ट इजराइल का 1948 से ही उसका पार्ट है, लेकिन ईस्टर्न इजराइल को इसने 1967 वाले 6 डेज वार में कैप्चर किया था। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इसको लेके सारा स्ट्रगल है। यहीं पे आप लोग देख सकते हैं जेरूसलम है, फिर ऊपर यहाँ पे एक गाजा पट्टी है, इजिप्ट के से लगता हुआ इजराइल का बाउंड्री, और ऊपर पे जॉर्डन है, और यहाँ पर एक वेस्ट बैंक है। क्योंकि ये वेस्ट बैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो डेड सी के वेस्ट में है। तो हमने यहाँ तो आपको कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया जब न्यूज़ में आता है तो उसे मैप पे ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि उससे यूपीएससी में 1-2 क्वेश्चन बनते हैं और आपकी समझ भी उससे ज़्यादा विकसित होगी। उसके बाद आपको तो आइए, जैसा कि हमने मैप में देख लिया कि इजराइल और पैलेस्टाइन का क्या लोकेशन है और किस कंट्री उसके नेबर में कौन से कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, तो वो कल अभी लास्ट रमज़ान के लास्ट वीक के लास्ट फ्राइडे को एक्चुअली वहाँ उनका, जैसा कि आपको पता होगा कि मक्का और मदीना के बाद मुस्लिम्स इजराइल के जेरूसलम में एक उनका मॉस्क है
हाँ, इजराइल में पैलेस्टाइन में उनका एक वन ऑफ द मोस्ट होलीएस्ट इस्लाम थर्ड होलीएस्ट साइट्स अल अस्का मॉस्क, जो कि वहाँ पे वो लोग अपना प्रेयर या वर्शिप करने के लिए जाना चाह रहे थे, जिसको लेके ज्यूइश और मुस्लिम्स के बीच में पैलेस्टीन में झड़प हो गई। वहाँ जेरूसलम वर्ल्ड का वन ऑफ द होलीएस्ट सिटी माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट रिलीजन सच एज मुस्लिम्स अपने का होली प्लेस है, फिर उसी तरह ज्यूइश के लिए होली प्लेस है, फिर एक वहाँ पर क्रिश्चियंस के लिए भी एक होली प्लेस है। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे थे मुस्लिम्स का थर्ड मोस्ट होलीएस्ट प्लेस अल अस्का मॉस्क के पास। इसी के पास प्रोटेस्टर्स और इंजर्ड हंड्रेड्स ऑफ पैलेस्टाइन इंजर्ड हुए हैं, और ज्यूइश सेटलमेंट एजेंसी इशूड एविक्शन नोटिस टू पैलेस्टीनियन फैमिली ऑफ शेख जरा क्लेमिंग एंड हाउसेज सीट एंड लैंड परचेज बाय ज्यूइश एजेंसी। तो इस तरह अल अस्का मॉस्क के पास ये क्लैश हुआ है। तो ये फिर हम लोग आगे देखते हैं इसमें किस तरह जेरूसलम इजराइल पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट का हार्ट है, और किस तरह इस यहाँ जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि किस तरह वेस्टर्न पार्ट को 1948 से ही कैप्चर और ईस्टर्न पार्ट को 1966 के 6 डेज वार में इसे कैप्चर किया गया। ये पैलेस्टाइन अभी अपना सारा काम रामल्ला वाले जगह से करते हैं, लेकिन ये अपने फ्यूचर पैलेस्टाइन का कैपिटल पैलेस्टाइन को ही मानते हैं। अभी की जैसा कि वो बहुत से कंट्री ने इजराइल की कैपिटल तेल अवीव को कैपिटल रिकॉग्नाइज कर लिया था, लेकिन लास्ट ईयर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने जेरूसलम को रिकॉग्नाइज एज इजराइल के कैपिटल रिकॉग्नाइज किया था। उसके बाद बहुत से कंट्री ने जेरूसलम में अपनी एम्बेसी एस्टेब्लिश करनी शुरू कर दी थी। तो इस तरह अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी में इसको लेके बहुत इस रीजन में इजराइल पैलेस्टाइन के बीच क्लैश होने के बाद इस पूरे रीजन में एक अनस्टेबिलिटी आने का चांस रहता है, जिसमें कि पड़ोसी कंट्री जॉर्डन तो इजराइल के साथ अच्छे संबंध है और बाकी अरबियन कंट्री के, लेकिन ईरान का इजराइल के साथ बहुत ही अगेंस्ट रिलेशन है। तो इस तरह इस पूरे रीजन में एक अनस्टेबिलिटी आने का चांस रहता है। तो अभी जैसा कि यूएस प्रेसिडेंट बिडेन है, तो इन्होंने अभी इस पे कुछ नहीं बोला है, लेकिन इनका कहना है कि वेस्ट एशिया में ह्यूमन राइट्स वुड बी द सेंटर ऑफ हिज फॉरेन पॉलिसी इन वेस्ट एशिया। तो इस तरह जिस तरह ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इजराइल को खुल के सपोर्ट करता था, उस तरह का सपोर्ट इजराइल को बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू अभी नहीं मिल रहा है। तो इस आर्टिकल में उस हमने डिस्कस कर लिया इजराइल पैलेस्टाइन और उसके इम्पैक्ट और वेस्ट एशिया में और बाकी देशों के साथ। इंडिया अपना अभी दोनों कंट्रीज़ के साथ, इंडिया के इजराइल के साथ अच्छे संबंध है, और इंडिया शुरू से ही पैलेस्टाइन के भी कॉज को स्टार्टिंग से सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में हम देखते हैं डिजिटल वर्ल्ड की वजह से क्या इनइक्वलिटी फेस करना पड़ रहा है, तो उसके बाद इसमें डिस्कस किया गया है किस तरह इसमें बहुत सारे अच्छे डाटाज हैं जो कि आप कहीं भी ऐसे या कहीं भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि NSSO के डाटा के अकॉर्डिंग ओनली 6% रूरल हाउस होल्ड एंड 25% अर्बन हाउस होल्ड हैव ए कंप्यूटर एंड इंटरनेट फैसिलिटी इज ऑल्सो नॉट यूनिवर्सल। ओनली 17% रूरल एरिया एंड 42% अर्बन एरियाज हैव बेटर इंटरनेट फैसिलिटी। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि लेस देन 50% पॉपुलेशन के पास इंटरनेट फैसिलिटीज़ हैं। तो इस तरह डिजिटली सब कोई एजुकेशन ऑनलाइन लर्निंग एजुकेशन नहीं ले सकता। तो ये सब इसमें कुछ डाटा आप देख के उसका यूज कर सकते हैं। अब आगे हम लोग एक आर्टिकल देखते हैं इम्पैक्ट वैक्सीन, और यहाँ पे किस तरह वैक्सीन क्रंच के इशू को हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर कुछ डिस्कस किया गया है, जिससे कि आप आसानी से यहाँ पढ़ के समझ सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं एक आर्टिकल और आगे इम्पोर्टेंट देखते हैं कि इसमें एक तो कल हम लोग ने इस आर्टिकल को ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, तो अब इसे आज डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं है। उसी तरह हम एक अभी जिस तरह एक एडिटोरियल देख रहे थे उसी से रिलेटेड यहाँ ये न्यूज़ है कि ओवर 300 पैलेस्टाइंस हर्ट्स इन जेरूसलम होली साइट क्लैश। तो इसको आप उस आर्टिकल से रिलेट करके देख सकते हैं। यहाँ पे एक वेस्ट एशिया में और
इम्पोर्टेंट डेवलप देखने को मिल रहा है कि जैसा कि आपको पता है कि ये ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में अच्छे रिलेशन नहीं है, लेकिन ईरान ने कंफर्म किया है कि उसका सऊदी अरेबिया के साथ टॉक्स हो रहा है। तो ये एक अच्छा संकेत माना जा सकता है इस रीजन के लिए। तो इस तरह हमने आज के कुछ न्यूज़पेपर में से कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स देखा। अगर आपने वीडियो को पसंद आया तो आप चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।